नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर निरंतर प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला जो NCERT पर आधारित है उसको कराई जा रही है। ये श्रृंखला आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज आरंभिक नगर के दूसरे भाग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले भाग पर डिस्कशन हो चुका है, तो चलते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो ऑप्शन है ए सोतकाको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। हमें सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें अन्य अवशेष भी मिले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे सील पर 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपतिनाथ की मूर्ति कहते हैं, और उनके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा हैं। कई बार दे देता है इसमें से एक जानवर का नाम गायब कर देगा या कोई और दूसरे जानवर का नाम देकर पूछ देगा कि कौन इसमें है कौन नहीं है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। और अगर राखीगढ़ी के बारे में बात किया जाए तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। ठीक है। और भारत में ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कथन ए कह रहा है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, और कारण कह रहा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि क्या था प्रश्न कि सूत के कपड़े के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले, और पिछले वीडियो में भी देखा गया है कि एक पुरुष को सूती वस्त्र पहनाए हुए मिला है जो मोहनजोदड़ो से। दूसरा कथन है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आते हैं ऑप्शन की तरफ कि ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कहता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, दोनों सही है पर एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था और मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इसलिए हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। तो कथन दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। मेहरगढ़ अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट स्थल रहा है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ देखें तो पाषाण संस्कृति से लेकर, कहाँ से? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखें तो कृषि का प्रथम उदाहरण भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और अगर पूछें कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोलडिहवा से। कोलडिहवा से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसकी व्याख्या। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का काम का संकेत देती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था या किस रंग का उपयोग होता था? लाल, हरा, पांडु और नीला। तो किस रंग का उपयोग होता है? इसका उत्तर है लाल। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। चलते हैं व्याख्या की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आज का अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसके दोनों सही हैं ऑप्शन।
पहला और दूसरा दोनों। पहला क्या कह रहा है फेयंस के संबंध में कि फेयंस से मन के चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलते हैं व्याख्या की तरफ कि हड़प्पा काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे और फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। दूसरा है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी और सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही नहीं है इसमें? तो डी जो आंसर है, डी ऑप्शन है इसका, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही हैं कि गांव के संदर्भ में हड़प्पा के गांव के कि कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे और लोग क्या क्या गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाने लग गए थे और खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। चलते हैं व्याख्या की तरफ कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। पहले तो ये जानना भी जरूरी है कि जो सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत केवल 6 नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है इसमें 6 नगर? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। ठीक है, तो क्या व्याख्या में दे रहा है कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे और हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे। क्या हुआ, अतः वे तो बच नहीं पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाने लगा कि हड़प्पा के लोग कृषि के लिए, जुताई के लिए हलों का प्रयोग करते थे। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं हो पाता था। इसलिए डी कथन गलत है और सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और सबसे पहले 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। किसने की? 1967-68 में जेपी जोशी ने धौलावीरा नगर की खोज की। और देखें तो 1990-91 के दौरान किसने? 1990-91 के दौरान कौन थे? एसआर बिष्ट थे, आरएस बिष्ट थे, जिन्होंने आरएस बिष्ट ने व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य इसका प्रारंभ करवाया। तो क्या पाया कि जो धौलावीरा थी ये नगर आयताकार बनी हुई थी। इसका आकार क्या था? आयताकार। धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और इस पर बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। इस नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जो अन्य हड़प्पा नगरों से भिन्न थी। वह ये थी कि जो ये नगर था वो 3 भागों में बटा था। अन्य जो नगर थे वो 2 भाग में थे, लेकिन ये 3 भाग में बटा था। कौन कौन सा वो 3 भाग था?
पहला था किला, दूसरा था मध्यनगर और तीसरा था निचला नगर। तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त आयताकार नगर था। ठीक है, यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है और यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के निवासी थे, वो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित भी थे। एक चीज़ और भी है कि यहाँ हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के कितने चिन्हों वाली 10 चिन्हों वाली एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। एक और महत्वपूर्ण है धौलावीरा के बारे में कि 2021 में, किस सन में, 2021 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो कहाँ है ये? गुजरात में है। ठीक है, आते हैं व्याख्या की तरफ। अच्छा, व्याख्या नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी इतनी। 18वां प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह कौन सा था? अभी मैंने बताया कि वह कौन था? धौलावीरा था, जो कि 3 भागों में बटा था। व्याख्या देखते हैं। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, तो धौलावीरा 3 भागों में बटा था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं चाहूँगी कि जो भी हड़प्पा के प्रमुख स्थल है वो कौन सी नदी पर और उनकी स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है? रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाला ज़िले में। कहाँ? साहिवाल ज़िले में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कौन से जिले में? लरकाना में। चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में, और कालीबंगा घग्गर जिले में है। घग्गर नदी पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कोटदीजी सिंधु नदी पर सिंध प्रांत के का खैरपुर जो जिला है वहाँ पे स्थित है। रंगपुर मादर नदी पर गुजरात के काठियावाड़ जिले में, और रोपड़ सतलज नदी पर पंजाब के रोपड़ जिले में। लोथल, यहाँ हम अभी लोथल की ही बात कर रहे हैं ना। लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी पर गुजरात के अहमदाबाद में। कौन सी नदी पर? भोगवा पर, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में। सुतकांगेडोर दास्क नदी पर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। बनमाली रंगोई नदी पर हरियाणा के हिसार में है। और धौलावीरा जो है वो लूनी नदी पर गुजरात के कच्छ जिले में है, खादिर द्वीप पर। सोतकाह कहाँ है? सादिकौर नदी पर दक्षिणी बलूचिस्तान में है। तो इसका उत्तर हुआ गुजरात, भोगवा नदी पर। आते हैं व्याख्या की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल के संबंध में
अगर और बातें करें तो इसकी खोज सबसे पहले एस.आर. राव ने की। किसने की? एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज की गई। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। भाई गुजरात में है तो सागर के तट पे ही है, और ये किसके लिए? तो पश्चिमी एशिया से, पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था, बंदरगाह था। ठीक है। इसके संबंध में एक और महत्वपूर्ण कथन है कि नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर देखें तो लोथल एक क्या था? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता था। यहाँ से क्या क्या मिला है लोथल से? तो फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता पता है क्या है? और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड है यहाँ पे। यहाँ से और अन्य महत्वपूर्ण अवशेष पे अगर विचार किया जाए तो कौन कौन से मिले हैं? धान मिला है और बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मुहर मिली है और घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 युगल समाधियाँ। तीन युगल समाधियाँ जो यहाँ से मिली हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। अच्छा, बंदरगाह भी था, भंडार गृह भी मिला है यहाँ से। चौथा है कि यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि ये भोगवा नदी पे है, माहे पे नहीं। व्याख्या की तरफ आते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक उपनदी है। कौन सी? भोगवा, उसके तट पर है, ना कि माहे पे। यह यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हड़प्पा कालीन मुहर, मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे। दूसरा है कि शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करवाना मुहरबंदी कहलाता था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है केवल एक। दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। मुहरबंदी के संदर्भ में कि शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद कराना मुहरबंदी कहलाता था। व्याख्या देखते हैं कि हड़प्पा कालीन मुहर मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुंहों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और संभवतः यह आज का अंतिम प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तर्क दिए हैं। इन तर्कों में कौन सा सही सम्मिलित है? देखते हैं कौन कौन क्या मानता है कि नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना हड़प्पा सभ्यता के अंत के संदर्भ में ये तीनों कथन। तो ये तीनों कथन सही है। एक केवल एक और दो केवल तीन, और डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है और माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश में ये तीनों कारण, संभवतः ये तीनों कारण रहे होंगे कि नदियों के सूख जाने से, जंगलों का विनाश हो जाने से और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाने से सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों की अगर बात किया जाए तो विद्वान क्या क्या मानते हैं और कौन कौन से विद्वान किस किस पक्ष में हैं, तो ये देखते हैं। तो बाढ़ को विनाश का कारण माना है मार्शल,
मैके और एसआर राव ने। आर्यों के आक्रमण को कारण माना है किसने? तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने। जलवायु परिवर्तन को कारण माना है ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष ने। और भूतात्विक परिवर्तन को कारण माना है एमआर साहनी, एचटी लैम्ब्रिक और जीएफ डेल्स ने। महामारी को इसका कारण कौन माना है? केयूआर कनेडी ने। और अदृश्य गाज को विनाश का कारण माना है एम दिमित्रियेव ने। ठीक है, तो आते हैं इसकी व्याख्या की तरफ कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बदलाव हुआ। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे, कच्चे माल का आयात कम हो गया, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह हड़प्पा के पतन का काल था। इसके कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए, जिनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के लिए बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद, लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। तो आज इस श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।